हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है। गुड्डू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग जोया, गुड इवनिंग गुड्डू, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग करिश्मा, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए सभी लोग, और 30 मिनट की हम लोग क्लास करेंगे। उसके बाद आप लोगों की दूसरी क्लास होगी, तो उसे आप लोग ज्वाइन करिएगा। ओके, तबीयत ठीक है, बढ़िया है। ओके, आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हो गई है। गुड इवनिंग पूजा, बढ़िया है करिश्मा। चल आ जाइए, आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो देख लेते हैं हम लोग जवाहरलाल नेहरू को। चल, गुड इवनिंग निर्मला। चलिए आ जाइए, पहले सभी लोग एक बार क्लियर कर दीजिएगा वॉइस, वीडियो एंड पीपीटी क्लियर है सभी को। गुड इवनिंग निर्मला। ओके, थैंक यू गुड्डू। ओके ओके, थैंक यू अंजलि। चलिए, तो जल्दी से हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरी क्लास भी आपको करना है मैथ की। चलिए, तो आज जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद के बारे में, उनके क्या विचार हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोगों को सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनको हमें पढ़ना है, और इनकी बुक कुछ इम्पोर्टेंट है, उनको पढ़ना है। ओके, क्लियर। चलिए देख लेते हैं। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा इनका जन्म देखेंगे, और भारतीय राजनीति के बारे में ये क्या कहते हैं उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो इनका जन्म जब हुआ था 14 नवंबर 1889 1889 में, 89 इलाहाबाद में हुआ था। ओके, और वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट। ओके, वह स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, एवं भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और उन्हें 1955 1955 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। ओके, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत रत्न से JL नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू को कब दिया गया या कब नवाजा गया। तो 1955 में। ओके, इन्हीं के जन्मदिन की तिथि को हम लोग किसके रूप में मनाते हैं? बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बचपन में याद होगा होगा ये चीजें। चलिए, तो बाल दिवस कब मनाते हैं? उनकी जन्म तिथि अर्थात 14 नवंबर को मनाते हैं। कौन किस किसने मनाया है, अच्छा ये बताइए। बाल दिवस कौन कौन बच्चों को पढ़ाता है? कोई कोचिंग पढ़ाता है बच्चों को कि नहीं पढ़ाता है? प्रणाम प्रणाम पंकज, गुड इवनिंग। यस। तो बच्चों के दिन आप लोग बच्चों को कुछ देते होंगे, और वो आपको टीचर्स डे के दिन क्या देते हैं? कुछ गिफ्ट आपके लिए देते हैं, राइट? यही होता है। ओके, चल, यस, वेरी गुड। अगला देख लेते हैं। 1912 में नेहरू जी ने कांग्रेस में शामिल होते हैं 1912 में, और कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होते हैं। 1912 में सम्मिलित होने के बाद 1929 में वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, कब बनते हैं? 1929 लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें वो उसके वो अध्यक्ष बनते हैं। प्रियंका यादव, गुड इवनिंग सुमित्रा। तो प्रियंका यादव, ये पहली क्लास है आपकी। JL नेहरू टॉपिक चल रहा है। ओके, जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो प्रियंका जी, क्लासेस, बाकी क्लासेस आपने देख ली हैं कि नहीं देखी? प्रियंका जी, आपने बाकी रिकॉर्डेड क्लास देख ली है कि नहीं? अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ओके, ओ सॉरी, आज ही ज्वाइन किया है तो कोई बात नहीं, आप लाइव भी देखते रहिएगा और वो वाली भी क्लासेस देखते रहिएगा। ओके, चलिए। 1929 में इन्होंने लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बना दिया गया था, या कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया था, पूर्ण स्वराज की बात कर दी थी। ओके,
अगला आता है नेम, तो नॉन अलाइनमेंट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसके बारे में हम लोगों ने, जो भी पुराने स्टूडेंट होंगे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ाया है हमने आप सबको। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है जेएल नेहरू की। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अर्थात तटस्थ रहना, ओके, लेकिन तटस्थ रहने के साथ साथ निरपेक्ष, मतलब कि भाई ये नहीं एकदम तटस्थ रहना, ओके, कि भाई सही को सही गलत को गलत भी कहना, ओके, ये उदासीन भी नहीं रहना, ओके। तटस्थ का मतलब होता है आप अलग रहें, ना कि उदासीन रहें। उदासीन का मतलब होता है कि आप किसी प्रकार की क्रिया ना करना, लेकिन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी प्रकार की क्रिया ना करना, क्रिया करना, गलत को गलत और सही को सही कहना, ओके। ये तीसरा यूनिट चल रहा है और तीसरा यूनिट कल या अगले दिन में समाप्त हो जाएगा, ओके। फर्स्ट यूनिट के हमारे एक दो टॉपिक रह गए हैं, वो भी हम लोग जल्दी से जल्दी समाप्त कर लेंगे, ओके। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और भारत को दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय अधिपत्य के रूप में देखा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ओके। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे, ओके। क्लियर है यहाँ तक? अगला पॉइंट है, यह उनके नेतृत्व में था कि कांग्रेस पार्टी कैच ऑफ ऑल के रूप में उभरी। कैच ऑफ ऑल मतलब सभी को लेकर चलती है, चाहे निम्न जाति, चाहे राष्ट्रीय स्तर से नीचा हो या ऊपर है, भारत में सभी प्रकार की जातियों के लिए कैच ऑल के रूप में चलती है ये पार्टी। जब इसके लीडर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जब वो थे तो ये पार्टी किस रूप में उभरी? भारत में राष्ट्रीय एवं साथ ही राज्य स्तर पर दोनों ही राजनीति पर हावी रही, ओके। राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर दोनों पर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। इनकी कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक हैं, तो आपको मैंने कल बताया था, कल हम लोगों ने किसे पढ़ा था? अगर किसी भी स्टूडेंट को याद हो कल कौन से टॉपिक पढ़ा था, बताइए। याद है किसी को कि नहीं? नहीं है, है ना? यस, लोहिया, राम मनोहर लोहिया को पढ़ा था। तो उसमें अब उनकी कुछ पुस्तकें, इनकी पुस्तकें आपको कंफ्यूज करेंगी, तो आपको याद रखना है इनकी ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है। ये ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम भी कहा जाता है इसे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वेदर इंडिया, द यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है ये, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में सबको आपको याद रखना है, ओके। ओके, वेरी गुड। अब इनका आता है एक सेक्युलरिज्म, ओके। इनके सेक्युलरिज्म पर क्या विचार हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो उनका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था? वैज्ञानिक था, धर्म को ज्यादा महत्व नहीं देता था, ओके। तो धर्म को इन्होंने कभी भी ज्यादा महत्व नहीं दिया। इनका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था? वैज्ञानिक था, साइंटिफिक, ओके। याद रखिएगा। नेहरू जी ने कहा था कि यदि धर्म का अर्थ पूर्ण निष्ठा के साथ सत्य की खोज करना है तथा उसके लिए सर्वस्व बलिदान कर देने के लिए तत्पर होना है तो मैं धर्मनिष्ठ हूँ। मतलब उन्होंने कहा अगर धर्म का अर्थ है कि सत्य की खोज करना, कि सभी के लिए सर्वस्व बलिदान कर देना और सत्य को प्रकट करना, तो मैं धर्मनिष्ठ हूँ, अन्यथा नहीं हूँ, है ना। अगर आप सत्य की खोज नहीं करते तो मैं धार्मिक नहीं हूँ, ओके। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगला पॉइंट है, वो कभी भी धर्म के विरोधी नहीं थे, वो धर्म के सकारात्मक तत्वों को स्वीकार करते थे, कोई भी धर्म हो, वह नकारात्मक तत्वों की आलोचना की है। उन्होंने सभी धर्मों को माना है, धर्मनिरपेक्ष थे वो, और उन्होंने कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, उनके पॉजिटिव एलिमेंट्स लिए हैं एवं नेगेटिव एलिमेंट्स की आलोचना की है, ओके। और उन्होंने कभी भी वो धर्म के विरोधी नहीं रहे हैं, ये चीजें समझ लीजिएगा। धर्म की जितनी भी पॉजिटिव बातें हैं उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन नेगेटिव जितने भी पॉइंट हैं उनको उन्होंने रिजेक्ट किया है। क्लियर है यहाँ तक? ये चीजें आपको याद रखनी है। तो उनका जो जीवन था, सामाजिक जीवन को किस प्रकार ढालना चाहते थे, वो धर्मनिरपेक्षता के रूप में सामाजिक जीवन को
डालना चाहते थे। ओके, तो धर्मनिरपेक्ष को सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त किया जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर उनके विचारों से कैसे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में उन्होंने, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, उसमें भी धर्मनिरपेक्षता के विचार उनसे लिए गए हैं। ओके, तो राज्य धर्म को प्रोत्साहित नहीं या ना हतोत्साहित, मतलब कभी भी इनकरेज एवं डिस्करेज राज्य नहीं करेगा किसी भी धर्म को। ओके, तो राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा। सामाजिक एवं राजनीतिक समानता की बात करते हैं, धार्मिक आधार पर असमानता को मिटाकर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देते हैं। ओके, किसी प्रकार के धार्मिक भेदभाव नहीं होंगे। ओके, अब ऑन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में ये क्या कहते हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद 1955 में 1955 आवली कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि समाजवादी जो रूसी सॉरी साक्षी धर्मनिरपेक्ष ये होता है किसी प्रकार के धर्म के आधार पर भेदभाव ना करना, सभी धर्मों को समान मानना और सभी धर्मों का सम्मान करना। ओके, क्लियर साक्षी? चल, वह समाजवादी रूसी साम्यवाद एवं अन्य समाजवाद देश का अनुसरण नहीं करते हैं, अनुसरण नहीं है। तो उन्होंने कहा उनका जो समाजवाद है, जैसा रूसी साम्यवाद था या रूसी समाजवाद था एवं अन्य देशों का समाजवाद था, उनका कभी भी अनुसरण, उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि अन्य देश कैसे थे? औद्योगिक थे एवं उनकी अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी उच्च थी, इस वजह से उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने जो भी धर्मनिरपेक्ष है, सॉरी, जो सोशलिज्म है, समाजवाद है, वो कैसा होगा? लोकतांत्रिक, एक लोकतंत्र के अनुसार चलेगा, जिसमें क्या होगा? जनता की सुनी जाएगी, जनता सर्वोपरि होगी। क्लियर? प्रियंका 1 घंटे की क्लास होती है। ओके, अगला पॉइंट है औद्योगिकीकरण तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानते हैं, अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मिक्स्ड इकोनॉमी को मानते हैं ये। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, एक मान लीजिएगा औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक फैक्ट्री लगाना, है ना, मिक्स इकोनॉमी, सभी की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में ये बात करते हैं। और अगला पॉइंट है गांधीवाद में साधनों की शुद्धता को प्राप्त करते हैं। साधनों की शुद्धता के बारे में मैंने आपको गांधी पढ़ाया है, तो आपको बताना है साधनों की शुद्धता क्या होती है, प्योरिटीज ऑफ मीन्स के बारे में गांधी का विचार क्या है। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। यस करिश्मा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, क्लास तो करानी है ना। चलिए, गांधी की साधनों की शुद्धता के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं, बताइएगा, आंसर दीजिए सभी लोग। आंसर कीजिए भाई। किसी को भी पता नहीं है? यस, वेरी गुड। अगर हमारा ध्येय या गोल जेआरएफ करना है, तो क्या है कि जेआरएफ करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ना कि चीटिंग से पास हो सकते हैं। मतलब जैसे आपके गोल रहेंगे वैसे आपके साधन रहेंगे। अगर गोल आपका अच्छा है ना, तो आपके साधन भी अच्छे होंगे। जैसे लोकतंत्र प्राप्त करना है गांधी के अनुसार, तो गांधी क्या कहते हैं? अहिंसा हम नहीं करेंगे, है ना।
तो गांधी का ये था, जैसे आपके गोल होंगे वैसे आपकी क्या होंगे, साधन होंगे। क्लियर? मीन्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन एंड्स। यस, वेरी गुड। चल, ये चीज याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास के लिए जनता की भागीदारी आवश्यक है। अर्थात इकोनॉमिक जो पार्टी पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी नेसेसरी है वो, किसके लिए, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए। ओके, जब तक हम जनता का भागीदार, जनता को शामिल नहीं करेंगे तब तक हम लोग आर्थिक डेवलपमेंट विकास नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अगला पॉइंट है मार्क्सवाद से उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं समाजवाद की अनिवार्यता प्राप्त की है। मार्क्सवाद का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या था, ये आप सबको पता होना चाहिए। साधन से चलिए, मार्क्सवाद के उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लिया है। मार्क्सवाद का वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने आपको पढ़ाया है, और जिन स्टूडेंटों को पता नहीं है तो वो क्लास देखिएगा। ठीक है, मार्क्सवाद जो फर्स्ट यूनिट की हम लोगों ने क्लास की थी उसमें हमने आपको पढ़ाया है। ओके, उनका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा था आपको पता होना चाहिए, है ना। जो उनका डायलेक्टिक मेथड था एवं साइंटिफिक सोशलिज्म था, वैज्ञानिक समाजवाद कि कैसे हम लोग समाजवाद लाएंगे, है ना। चल, और ये सीधा याद रखिए, उन्होंने मार्क्स का क्या लिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं समाजवाद की अनिवार्यता प्राप्त की। किससे? मार्क्स से। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उन्होंने समाजवाद के लक्ष्य के साथ नागरिक को राजनीतिक, आर्थिक एवं स्वतंत्रता को समायोजित करने का प्रयास भी किया है। अगला पॉइंट है उन्होंने समाजवाद की वकालत की है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के साथ साथ पोषण भी करेगा। समाजवाद की वकालत की, समाजवाद की वकालत कैसे की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में भी बात की, एवं रक्षा के साथ साथ पोषण भी करेगा। पोषण मतलब एक कल्याण भी करेगा। ओके, याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? चलो, अगला पॉइंट है समाजवाद की उदार एवं व्यवहारिक व्याख्या की है। उदार मतलब एक लिबरल, मतलब सभी लोग स्वतंत्र रहेंगे। व्यवहारिक प्रैक्टिकल व्याख्या की, मतलब जैसे अप्लाई किया जा सके। ओके, उनका मानना है कि शांतिमय एवं वैध उपायों से समाजवाद एवं लोकतंत्र में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। मतलब एक पीसफुल तरीके से एवं लीगल मेजर से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र एवं समाजवाद को स्थापित कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज याद रखिए। यस, नेहरू समाजवादी थे, उनका जो दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक था। ओके, करिश्मा, सॉरी साक्षी। चल आगे बढ़ते। अब अगला आता है साइंटिफिक ह्यूमनिज्म। तो साइंटिफिक वैज्ञानिक मानववाद, इनका मानववाद कैसा है, वैज्ञानिक मानववाद, ह्यूमनिज्म। ओके, उन्होंने कहा है कि भारत में सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए विज्ञान का उपयोग, मतलब समाज का दोबारा से निर्माण करने के लिए हमें विज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए वो बताते हैं कि विज्ञान विज्ञान समाज को परिवर्तित करने में एक महत्वपूर्ण स्थान है एवं समस्या की जो भी परिस्थितियां हैं उनके साथ ढलता रहता है। तो उन्होंने कहा है कि परंतु इससे बढ़कर विज्ञान के द्वारा व्यक्ति का विचार ज्यादा तार्किक एवं विवेकशील होता है। विज्ञान के द्वारा व्यक्ति कैसा हो जाता है, विवेकशील, एक रैशनैलिटी आ जाती है, तार्किक क्षमता आ जाती है, जिससे कि व्यक्ति बहुत ज्यादा तार्किक हो जाता है। ओके, और उससे हम लोग समाज की एक समस्याओं, मान लीजिए समाज की जितनी भी परिस्थितियां उनके अनुसार हम लोग हल ढूंढने लगते हैं, समाधान। ओके, क्लियर। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो भारत में वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं उन्हें, उन्होंने क्या कहा है, भारत के आधुनिक मंदिर कहा है, टेम्पल। ओके, मॉडर्न टेम्पल इन इंडिया। तो किनको कहा है, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है किसने कहा, किसने भारत में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को आधुनिक भारत का मंदिर बताया है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को?
यहाँ तक क्लियर है? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी मुनिया एंड प्रियंका, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बता दीजिए। मुनिया एंड प्रियंका, प्रियंका क्लास से चले गए हैं कि क्लास में हैं आप लोग? चलिए कोई बात नहीं। अगला पॉइंट है, उन्होंने विज्ञान को ही ज्ञान के साथ संयमित होना चाहिए, ये बात की है कि ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ होने चाहिए। सत्य और नए ज्ञान का एहसास कराना चाहिए। मतलब ऐसा समझ लीजिएगा कि जब विज्ञान, ओके वेरी गुड मुनिया, विज्ञान को भी ज्ञान के साथ संयमित होना चाहिए और सत्य और नए ज्ञान का एहसास करना चाहिए। मतलब हमें जो हमारा विज्ञान है उसे ज्ञान के साथ संयत रहना चाहिए, और जो भी हमारे आगे आने वाले समस्याएं या जो भी विचार हैं उनको हमें सत्य एवं विज्ञान से परिचित कराना चाहिए। विज्ञान से उनका तार्किक क्षमता, उनको तार्किक रूप से सिद्ध करना चाहिए। ओके, तो इनका एकदम याद रखिएगा, विज्ञान और ज्ञान को संयमित होना चाहिए। किसने कहा है? ये जवाहरलाल नेहरू। सीधा सा ये मानिएगा कि वैज्ञानिक समाजवाद को मानते हैं, समाजवादी हैं, वैज्ञानिक समाजवाद मानते हैं, साइंटिफिक वैज्ञानिक मानववाद को मानते हैं कि समाज का पुनर्निर्माण करने के लिए हमें विज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। ओके, मतलब विज्ञान को अच्छा मानते हैं। ओके, क्लियर? चल अगला पॉइंट है, नेहरू का वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक मानवतावाद विज्ञान और मानववाद के लिए उनकी चिंता को संलकित करता है, क्योंकि उन्होंने तथ्य की दुनिया और आत्मा की दुनिया के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उनका जो वैज्ञानिक मानववाद है वो क्या करता है? विज्ञान और मानववाद के लिए एक दुनिया और आत्म दुनिया, मतलब एक स्पिरिचुअलिटी को बीच में सामंजस्य करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो विज्ञान और जो व्यक्ति की आध्यात्मिक क्षमता है, मतलब आत्मा की दुनिया, स्पिरिट वर्ल्ड, ओके, जो मान लीजिएगा आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, उस वर्ल्ड को दोनों को मिलाना चाहते हैं। ओके, क्लियर? इसीलिए उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक मानववाद को इस बात का समर्थन किया है कि विज्ञान की उन्नति से ही प्राप्त शक्ति को मानवता की सेवा के लिए निर्धारित किया जा सकता है। वो कहते हैं कि जो हमें विज्ञान की उन्नति प्राप्त होती है उससे हम मानव की सेवा एवं मानव को सेवाओं में एक से अधिक क्या दे सकते हैं? एक विकास कर सकते हैं, मानव की सेवाओं को सरल से सरल बना सकते हैं और आगे के लिए, भविष्य के लिए निर्देशित कर सकते हैं। इसलिए हमें विज्ञान के अनुसार चलना चाहिए एवं विज्ञान को मानना चाहिए। क्लियर? सर ये धर्म को मानते हैं पर हमें तो देखिए, ये क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है साक्षी, ये धर्म को मानते हैं, ये कभी भी धर्म के विरोधी नहीं है, धर्म विरोधी नहीं है, लेकिन ये क्या मानते हैं? धर्म निरपेक्ष है। ओके, सारे धर्म समान है, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं और ये कभी भी धर्म के विरोधी नहीं। गांधी जी वहां धर्म को राजनीति में लाते हैं, लेकिन ये राजनीति में धर्म निरपेक्षता, मतलब सभी धर्मों को समान रूप से मानते हैं, किसी सिंगल धर्म को नहीं मानते। ओके, क्लियर साक्षी? ये धर्म के विरोधी नहीं है, धर्म को मानते हैं, लेकिन राजनीति में किसी भी प्रकार के धर्म को नहीं मानते। ओके, यस, सभी समान है। चलिए, नेहरू गांधी की भांति धर्म एवं आध्यात्म को नहीं मानते हैं। एक चीज याद रख लीजिए, गांधी जी किस पर बात करते थे? गांधी जी विज्ञान को खराब मानते थे, स्पिरिचुअलिटी एवं धर्म को मानते थे, वो अच्छा गांधी। लेकिन उसकी जगह नेहरू ने क्या माना कि नेहरू विज्ञान को मानते हैं। ओके, गांधी जैसे धर्म को नहीं मानते हैं, ना गांधी जैसी स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म को नहीं मानते हैं, ये चीज याद रखिएगा, बल्कि विज्ञान व्यक्ति की स्वतंत्रता को मानते हैं एवं उदारवादी विचारों को
अपनाकर समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, चल अब हमें ये बताइए, आप लोगों में से गांधी जी किसको मानते थे? गांधी जी वर्ण व्यवस्था को मानते थे? हमने आपको पढ़ाया भी है, मतलब जाति व्यवस्था को मानते थे? बताइए। ओके, वेरी गुड मुनिया। और नेहरू जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, ना नेहरू धर्म को मानते थे गांधी जी जैसा, ना गांधी जी जैसा आध्यात्म को मानते थे। ओके, नेहरू जो थे वो उदारवादी विचारों को मानते थे, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, इनको मानते थे, लिबरल आइडिया थे उनके। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इनके कुछ इंपोर्टेंट कोट्स देख लेंगे, कुछ कथन है इनके प्रमुख, तो उनको हम लोग देख लेंगे। नंबर 1, अत्यधिक सतर्क रहने की नीति सबसे बड़ा जोखिम है। उन्होंने कहा है, सॉरी, उन्होंने कहा है अत्यधिक सतर्क रहना भी सबसे बड़ा जोखिम है। जब आप चारों तरफ सतर्क रहेंगे तो हो सकता है जोखिम ग्रेटेस्ट रिस्क हो। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। अगला है, यह दावा करना हर आक्रामक राष्ट्र की आदत है कि वह बचाव की मुद्रा में काम कर रहा है। यह हर राष्ट्र या यह दावा करना हर आक्रामक राष्ट्र की आदत होती है कि वह बचाव की मुद्रा में काम कर रहा है। जैसे मान लीजिएगा कोई भी राष्ट्र है, अमेरिका है या चाइना है जैसे पाकिस्तान है, तो कभी भी जैसे मान लीजिएगा चाइना है, चाइना किसी पर आक्रमण करता है तो वो यह अधिकतर कहता है कि मैं अपनी बचाव की मुद्रा में काम कर रहा हूँ, लेकिन वो देखा जाए तो आक्रामक एक राष्ट्र है। ओके, अगला पॉइंट है, लोकतंत्र अच्छा है। नेहरू कहते हैं लोकतंत्र अच्छा है, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि यह अन्य प्रणालियों से अर्थात अन्य सिस्टम अदर सिस्टम से बदतर है, मतलब अन्य सिस्टम से अच्छा है। लोकतंत्र को इसलिए अच्छा माना क्योंकि ये निरंकुश तंत्र से ठीक है। इन्होंने पूर्ण रूप से अच्छा नहीं कहा है लोकतंत्र, इन्होंने माना कि ये बाकी सारी जितने भी सिस्टम हैं, जैसे निरंकुश है, अधिनायक है, मोनार्की है, ये सारे हैं, ऑटोक्रेसी है, ऑटो एरिस्टोक्रेसी है ना, इन सारी प्रणालियों से लोकतंत्र अच्छा है। क्लियर? तो अब आपको ये चीज बताना है, एक थिंकर ने ये कहा है मैं समाजवादी हूँ क्योंकि समाजवाद थोड़ा बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या मिलता है, रोटी खाने को मिलती है। ये किसने कहा है, ये आपको होमवर्क है, मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, तो थिंकर का नाम आपको याद होगा, ये चीज याद रखिए। ठीक है, तो आपको बताना है। अगला पॉइंट है, तथ्य तथ्य है और आपकी पसंद के कारण गायब नहीं होंगे। फैक्ट आर फैक्ट्स एंड विल नॉट डिसअपियर ऑन अकाउंट ऑफ योर लाइक्स। आपकी पसंद के कारण कोई तथ्य, कोई फैक्ट गायब नहीं हो सकता। ओके, अगला पॉइंट है, लोकतंत्र और समाजवाद अंत के साधन है, स्वयं अंत नहीं। डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म आर मीन्स ऑफ टू एन एंड, नॉट द एंड इटसेल्फ। ओके, जो यह एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, लोकतंत्र और समाजवाद अंत के साधन है, स्वयं अंत नहीं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र और समाजवाद हमें एक अच्छे समाज को प्राप्त करने के लिए साधन है, ना कि ये अंत है कि हमें लोकतंत्र एवं समाजवाद को प्राप्त करना है। ओके, हमें वैज्ञानिक मानववाद है ना, एक अच्छे समाज वैज्ञानिक समाजवाद को प्राप्त करना है, समाजवाद को प्राप्त करना है। तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म क्या है, साधन है, स्वयं में अंत नहीं है। ओके, तो ये एक अच्छे समाज को प्राप्त करने के दो साधन माना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस थिंकर ने लोकतंत्र एवं समाजवाद को
अच्छे समाज को प्राप्त करने का साधन माना है तो जवाहरलाल नेहरू। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिकता देश की सेवा में निहित है। जो आपकी सिटीजनशिप है वो देश की सेवा में निहित है। आप देश की सेवा करते हैं तो आप देश के नागरिक। ओके, यस, किसने कहा है? कोई कह रहा है विवेकानंद, कोई कह रहा है जेपी नारायण, तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, चल। गांधी या नेहरू, तो गांधी और नेहरू के बारे में कुछ तथ्य हमने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये दोनों तो दोनों चीजें आप लोग थोड़ा गांधी एवं नेहरू को कंपेयर करके पढ़ेंगे। ये आपका HW है। और अब गांधी और नेहरू के बारे में हम लोग क्लास, जब हमारे सारे ये दोनों इस यूनिट के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, गांधी और नेहरू को हम लोग बाद में कंपेयर करके देखेंगे। ओके, गांधी ने क्या माना है, नेहरू ने क्या कहा है। सीधी सी बात याद रख लीजिए, गांधी आध्यात्मिकवादी थे और नेहरू वैज्ञानिक थी। ये दोनों चीजें आपकी क्लियर रखना है। सिर्फ एक शब्द में याद रखना है, नेहरू कैसे थे, एक साइंस को मानते थे, और गांधी आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो ये क्लास ओनली 30 मिनट के लिए थी। तो यहाँ हम लोगों ने आज नेहरू को कंप्लीट किया है, JL नेहरू को। बकाया 2 टॉपिक रह जाते हैं, वो हम लोग मॉर्निंग सुबह 9 AM वाली क्लास होगी, और उसके बाद हो सकता है इवनिंग वाली क्लास ना हो, लेकिन कोशिश करेंगे इवनिंग वाली भी क्लास हो आपकी, ठीक है। सुबह 9 AM वाली क्लास आपकी हो। क्लियर? चलिए, यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट का डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी मेरे तरफ से सेशन समाप्त हो चुका है। आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं और अगली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। किसी भी स्टूडेंट का अगर डाउट होता है तो पूछ लीजिए। यस, कल मॉर्निंग वाली क्लास होगी, और इसके आज PDF सारे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, विकेंद्रीकरण। अच्छा, एक चीज मानिएगा, सिंपल भाषा में बता देते हैं। ओके, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, केंद्रीकरण क्या होता है, जो साक्षी जानती हैं सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? कोई बताएगा केंद्रीकरण क्या होता है? अगर जो केंद्रीकरण जानता है तो विकेंद्रीकरण भी जानता होगा। डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए आंसर कीजिए। यस, केंद्रीकरण मीन्स होता है सारी शक्तियां केंद्र में होती हैं, और विकेंद्रीकरण सारी शक्तियां नहीं, शक्तियों का बंटवारा अलग अलग होता है। जैसे गांव में गांव की राजनीति गांव के स्तर पर होगी, जिला की राजनीति जिला स्तर पर होगी, ब्लॉक स्तर की ब्लॉक स्तर पर होगी, और राज्य की राज्य स्तर पर होगी। ओके, अब ऐसे समझ लीजिएगा साक्षी, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिएगा। आपके परिवार में सारी शक्तियां किसके पास है? आपके पापा के पास है। तो वो कैसा सिस्टम है? वो सेंट्रलाइजेशन है, सारी शक्तियां पिताजी के पास है, और वही सारी शक्तियां सब में आपस में बट जाए कि किचन का काम साक्षी देखेंगी, और घर के अन्य काम है, जो भी आना जाना है, एक फाइनेंस देखना है, वो मम्मी देखेंगी। घर के सारे बाहर के काम भैया देखेंगे, और पापा क्या देखेंगे? सबको पैसा बांट देंगे बस। तो ये सब में शक्तियां अलग अलग होंगी, पावर। ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ओके, मतलब यहाँ सभी लोग मिलके डिसीजन लेंगे, और सेंट्रलाइजेशन में ओनली सेंटर। क्लियर है यहाँ तक? देखिए मुनिया, जो भी बुक में आपको डेट दी जाती है उनकी आप डेट इंपोर्टेंट है, उनकी डेट आपको याद करनी है, और जिसमें नहीं दी जाती है उनकी आप डेट याद मत करिएगा। ओके, ओके, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच। आई होप आप लोगों को आज के सेशन अच्छा लगा होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब अभी चल रहा हो, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा नर्वस ठीक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं, तो हम लोग उसी स्पीड में फिर से आएंगे। ओके, चल, थैंक यू।
ओके बाय, गुड नाइट, मिलते हैं हम लोग मॉर्निंग 9 AM। ओके चलो।